कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के बात हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले चर्चा हुई वसुंधरा राजे के नाम पर जो है अब लगभग ये सहमति बन रही है तमाम विश्लेषकों में कि उनके नाम को शायद इस बार तरजीह नहीं दी जा रही है। अब वसुंधरा नहीं तो कौन, ये जो दूसरा सवाल है इसका जवाब तलाशना और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे नामों की चर्चा थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव के नाम की चर्चा हो रही है, दिया कुमारी के नाम की भी अभी तक चर्चा चल रही थी। एक अपडेट में इसमें आपको दे दूंगी, कल तमाम सांसदों से इस्तीफा ले लिया गया जो कि विधानसभा का चुनाव जीते। बाबा बालकनाथ का इस्तीफा कल नहीं हुआ था, आज उनका इस्तीफा हो चुका है। अब अश्विनी वैष्णव की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके मंत्रालय के किसी विषय को लेकर के, और वहां उनसे सवाल पूछे जाने लगे राजस्थान को लेकर के कि क्या आपका नाम भी हो सकता है, आप भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ा पार्टी दफ्तर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं कोई बात आपसे और नहीं करूंगा, मैं कि राजस्थान के ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और ये इस मामले में तो बहुत निपुण है और उनको पता है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कितना बोलना है, कब कितना नहीं बोलना है। और अगर आप उनके देखें, पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जैसे हम लोग उनके कैंडिडेचर की अगर बात करें तो उनकी खूबियों को अगर आप देखें तो उसके आधार पर आप जीरो इन कर सकेंगे। और बीजेपी के लिमिटेशन को अगर देखें, बीजेपी के लिमिटेशन क्या है कि राजस्थान में आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है, फर्स्ट प्रायोरिटी वही हो सकता है जो कि कास्ट न्यूट्रल हो। दूसरी चीज़ ऐसी कि ऐसा व्यक्ति हो जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रभाव को प्रशासनिक तौर पर और सांगठनिक तौर पर दोनों में ही उनका दखल है, भले ही वो किसी पद पे नहीं है लेकिन दोनों में दखल है, उसे काउंटर कर सके। तीसरी चीज़ कि पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद हो। चौथी चीज़ कि परफॉर्मर के तौर पे जाना जाता हो। इन सारे पैरामीटर्स को देखें तो आपको अश्विनी वैष्णव एकदम फिट नज़र आएंगे। वाजपेयी जी के समय में जब वहाँ पे वाजपेयी जी के साथ वो अटैच थे, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जानते हैं और उस समय भी उनकी कार्यशैली उन्हें दिखती थी। हालांकि उस समय वो एक छोटी यूनिट थे ऑफिसर्स के तौर पे। बाद में जब एनडीए सरकार की हार हो गई थी, उसके बाद भी वो वाजपेयी जी से जुड़े रहे। उन्होंने आई टी से एमटेक किया है, हालांकि उन्होंने बीटेक राजस्थान से ही किया था। ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, आईएएस थे, 27वें पोजीशन से कम्पीट किए हुए हैं। उसके बाद वाटर स्कूल से मैनेजमेंट किया उन्होंने, छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए। तो पूरा एक एक्सपोजर की एक लंबी श्रृंखला उनके पास है। बाधा के तौर पे सौरभ अगर देखें तो बाधा एक ही है कि टेलीकॉम, आईटी और रेलवे मंत्री के तौर पे वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में परफॉर्मर के तौर पे जाने जाते हैं, और जब जब वो पीएम से मिलने जाते हैं सौरभ और किसी टास्क के अचीवमेंट को लेके जाते हैं बताने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टास्क के लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसमें से कई बार अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, लेकिन पीएम को पता है कि ये आदमी डिलीवर करता है। तो क्या इस प्रकार के हैंड को दिल्ली से उठा के जयपुर वो भेजना चाहेंगे? मसला सिर्फ ये रहा होगा अगर उनके बारे में जब विचार किया जाता तो, इसके अलावा कोई और बाधा नजर नहीं आती। तो उनके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में उनकी परफॉर्मेंस ही जाती है कि जरूरत उनकी यहाँ भी है, जरूरत यहाँ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अच्छे मंत्री के तौर पर यहाँ उनकी ख्याति है। राहुल महाजन जी कल से कह रहे हैं कि एक बड़ा एक प्रोबेबल नाम है। बिल्कुल प्रोबेबल नाम है, और मैंने वाजपेयी सरकार के वक्त ये प्रधानमंत्री वाजपेयी के पीएस होते थे और मेरा काफ़ी इंटरेक्शन इनसे रहा है। अच्छा। और बड़े सौम्य व्यक्ति हैं और तब भी राजनीति में इनकी बड़ी रुचि थी। उसके बाद वहाँ से ये जब गोवा पोर्ट ट्रस्ट की तरफ चले गए, उसके बाद इन्होंने अलग लाइन दी। लेकिन मुझे लगता है बहुत तब भी इनका इंटरेक्शन जो था, उन्होंने वाजपेयी जी के जो कार्यशैली उसको बड़े करीब से देखा है। उन्होंने बाकी जो राजनेता वहाँ से आते थे उनके साथ उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था। तो ये एक बहुत मतलब पुख्ता नाम है जो कि हो सकता है। और बीजेपी की भी कोशिश होगी कि अगर राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत काबिल है, जो कि संभाल सकता है राज्य को, अच्छे से चला सकता है, उन्होंने मंत्रालय बहुत अच्छे से चलाया है, तो ये कोशिश ज़रूर होगी कि राज्य में एक बड़ा ऐसा नाम दिया जाए जो कि सच में राज्य को आगे लेके जाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जैसी स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्या उस पैमाने पर ठीक बैठते हैं अश्विनी वैष्णव? हर्षवर्धन जी देखिए, अश्विनी वैष्णव बहुत योग्य व्यक्ति हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब मैं उनको देखता हूं तो मेरा ये मानना है कि अभी वहां शायद जिस तरह के हालात हैं उसमें वो योग्य व्यक्ति नहीं है। राजस्थान की राजनीति जो पिछले 5 साल 10 साल से कर रहा हो, वही इस वक्त अगले 5 साल के लिए उचित होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। अश्विनी वैष्णव की योग्यता में कतई कोई कमी नहीं है,
लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मैं उन्हें बहुत उपयुक्त नहीं पाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस योजना के लिहाज से भी उपयुक्त नहीं पाता हूं जिसमें वो बार बार कहते हैं कि हमारा ये जो न्यू इंडिया है वो कैसे डेवलप हो रहा है। उनके वो ऐसे गिने चुने मंत्रियों में हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेजेंटेशन तो अब सबको देना पड़ रहा है, लेकिन शायद ऐसे गिने चुने मंत्री हैं जो उसके लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि अश्विनी वैष्णव को राजस्थान भेजकर अपना एक ट्रस्टेड हैंड नरेंद्र मोदी 2024 के पहले खोना चाहेंगे। देखिए, जनरली ब्यूरोक्रेट जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार में तो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, संगठन में उसकी बड़ी भूमिका नहीं रहती। लेकिन आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी थे, भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया था और बहुत बेहतर संगठन में उन्होंने भूमिका निभाई है मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर। और अमित शाह जी ने उनकी तारीफ की थी भोपाल के अंदर कि अश्विनी जी आप बहुत बढ़िया संगठन के लिए काम कर रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि संगठन में आप इतना ध्यान दोगे। तो मुझे लगता है कि संगठन के अंदर भी जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने भूमिका निभाई है, ये उनके लिए एक प्लस हुआ है कि एक ब्यूरोक्रेट होने के बाद, केंद्र के बड़े मंत्रालय संभालने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नहीं समझने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से वहाँ संगठन को समझा और अपनी राय दी और संगठन में भूमिका निभाई है, मुझे लग रहा है ये भी उनके फेवर में जाता है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मुझे लग रहा है संगठन में उन्होंने जिस तरह से भूमिका दी वह भी एक बड़ा निर्णय हो सकता है। नहीं, ये बात तो सही। हाँ, बोले जी सौरभ, जिस प्रकार से अश्विनी वैष्णव का नाम है, उसी लेवल पे, उसी अंदाजे पे, उसी लॉजिक पे आपको इक्वली गुड भूपेंद्र यादव का भी नाम समझ में आएगा। और भूपेंद्र यादव के राजस्थान के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से देखें तो ज़्यादा रहा है, क्योंकि मूल रूप से भले ही वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में छात्र संघ की राजनीति उन्होंने की है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनको दिल्ली भेजा था और वहाँ से उन्होंने उस सारे पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। सारे पैमाने पर वो भी खरे उतरते हैं। संगठन में उनकी भूमिका बहुत अच्छी है। और ये एक ड्रॉबैक है कि क्या संगठन में ऐसे व्यक्ति को जिसे बार बार चुनाव प्रभारी बनाने की जरूरत पड़ती है, क्या बीजेपी उन्हें भेजना चाहेगी? तो इन दोनों को छोड़ना चाहिए। इन्हें दोनों नामों को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें दोनों में ही ड्रॉबैक ये बताए जा रहे हैं, जो प्लस पॉइंट है वो सामने हमने बताया। नहीं तो अब देखिए, हम लोग तो कल से कोशिश कर रहे हैं लिस्ट छोटी करते जाए, फिर बढ़ जाती है। अब फिर वो बढ़ जाती है। भूपेंद्र यादव जी का भी नाम इसमें जोड़ दिया। तो अब राजस्थान को लेकर के अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और चूंकि दिया कुमारी का नाम छोड़ने के लिए हर्षवर्धन जी तैयार नहीं है, इसलिए तीसरा नाम उनका रखा हुआ है इसमें। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और अगर आप अभी के संदर्भ में एक और बड़ी घटना देखें, जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई और जिस तरह से पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, पूरा राजपूत समाज आंदोलित है, मैं उस लिहाज से भी देखता हूं। और अगर आप देखिए तो भले बार बार कहा जाता है कि जातियों को थोड़ा संभालना मुश्किल है, लेकिन राजपूत समाज, वो भी राज परिवार को लेकर राजस्थान की बुनावट थोड़ी अलग है और उस बुनावट में शायद वो सहज स्वीकार्य हो जाएंगी, महिला होने के नाते हो जाएंगी, किसी गुट में नहीं खड़ी हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति में किसी गुट में नहीं खड़ी हैं और जो नरेंद्र मोदी अमित शाह चाहेंगे उसको डिलीवर करके दिखाने की स्किल्स और वो स्टैचर, सवाल उसका है, वो है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है। पिछले 5 सालों से वो पार्टी की योजना से ही आगे बढ़ रही। लेकिन अश्विनी वैष्णव में नहीं लग रहा है, हर्षवर्धन जी को दिया कुमारी में लग रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्पी है। लेकिन सर एक बहुत दिलचस्पी जानना चाहिए, ये चूंकि इन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया तो मैं उसका जवाब दूं। अश्विनी वैष्णव निश्चित तौर पर बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अश्विनी वैष्णव अभी सेंट्रल की स्कीम ऑफ थिंग्स में नरेंद्र मोदी की सेंट्रल टीम का हिस्सा नहीं रहे, ये मैं नहीं देख पाता किसी भी कर रहा। लेकिन आपने ये कहा था कि मुख्यमंत्री वाली क्षमता आप उनमें नहीं देख रहे, तो दिया कुमारी में कैसे देखेंगे? लेकिन दिलचस्पी ये है सौरभ कि जो बहुत सारे लोगों को दिलचस्प रहेगा ये बात जानने में कि अश्विनी वैष्णव की जो जाति है ओबीसी ब्राह्मण है। आप अंदाजा लगाएं कि ये सुनने में बहुत सारे लोगों को अटपटी बात लगेगी। ये तो विरोधाभास की शब्दावली भी नहीं ला रहे हैं, नया लेके आ रहे हैं। ओबीसी और ब्राह्मण, ओबीसी ब्राह्मण। मैं आपको बताऊं कि पार्टी में कल एक बहुत बड़े नेता ने ये पूछा भी कि ऐसा कैसे, और उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने बकायदा उन्हें बताया। और सिर्फ वैष्णव नहीं, वैष्णव वहाँ पे पूजा करने वाले लोग होते हैं और वो वहाँ पे राजस्थान में ओबीसी में आते हैं। और उसके अलावा गोस्वामी ब्राह्मण जो हैं वो भी ओबीसी में आते हैं। राजस्थान में जो पात्रा ब्राह्मण हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो ये वाकई बहुत दिलचस्प। फिर लाइटनेस नोट पर ऐसे ओबीसी को जाति साधने के लिए बनाना, उसको बार बार बताना पड़े कि भाई ब्राह्मण नहीं ओबीसी है, बिल्कुल बार बताना पड़ेगा। और जब ये बात कल हुई है पार्टी में तो उसके बाद 2-3 नेताओं ने अपनी जाति के साथ ओबीसी जोड़ के बोला कि आज से हम लोग भी ये कहना शुरू कर देंगे। तो वाकई ये बहुत ही दिलचस्प। तब ये भी बड़ा सवाल होगा कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा? तब ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसमें कोई घाटा तो है नहीं पार्टी का। नहीं, लेकिन अगर उसको उस लिहाज से देखें तो राजनीतिक तौर पर यह भी बहुत अच्छा नहीं है कि आप हर जगह एक ही सिर्फ इसलिए कि ओबीसी है तो ओबीसी मुख्यमंत्री बना दें। आखिर उनमें भी तो अलग अलग दावेदारी है ना, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, दूसरे जो
मतलब जातीय खांचे के राजस्थान आधार में- पर कहें तो वो भी दावा बनता है। लेकिन सौरभ जी, राजस्थान में इस बार राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त साथ दिया। आप देखिए, बस 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजपूत चुन के आए। कांग्रेस से सिर्फ एक विधायक चुनकर आया है राजपूत का। तो राजपूत का बड़ा वोट बैंक इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि राजपूत भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि दलित के भी 23 विधायक दलित चुनकर आए राजपूत। भारतीय जनता पार्टी के इस बार राजस्थान के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि राजपूतों ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है, क्योंकि कांग्रेस जो हमेशा राजपूतों के इसमें ज्यादा सीटें जीतती थी, इस बार एक विधायक जीत कर आया है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि राजपूतों को जोड़ने के लिए राजपूत कोई मुख्यमंत्री पार्टी विचार कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो राजनीति है उसमें ओबीसी जो वर्ग है एक प्रमुखता से देखा जाता है, और वो चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग जो है उसको अपने साथ जोड़ के रखें। प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषणों में कहा मैं ओबीसी हूँ। तो ये उनके उस विचारों से भी लगता है कि ओबीसी की जो एक बड़ा वर्ग है इन राज्यों में भी उसका बहुत बड़ा दबदबा है, और वो सारे बीजेपी की चाहत है कि वो सारे उनसे जुड़े रहें। ऐसे में अगर 2 राज्यों में भी ओबीसी मुख्यमंत्री दिए जाते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। एक नाम, लेकिन जो कल चर्चा बहुत हुई थी, आज नहीं आप लोग कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल की। अर्जुन राम मेघवाल में भी सारी खूबियां, मतलब प्रशासनिक भी हैं, सब कुछ भी है, जाति की भी खूबी है, दलित भी नहीं, है। मैंने तो शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से दलित मत मिले हैं बहुजन समाज पार्टी के खेमे से, ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप पूरे देश में देखें तो ये एक ऐसा वोट बैंक कह लीजिए या एक समूह कह लीजिए, अगर वो पैन इंडिया आ जाए, नरेंद्र मोदी एक जैसे एसटी को एक मैसेज गया है कि अनुसूचित जाति के साथ अगर आदिवासी दोनों जुड़ जाता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति, ये अपने आप में विनिंग कॉम्बो होगा। और ओबीसी और दूसरी जातियां जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो चलने की स्थिति आएगी, क्योंकि अभी भी दलितों को लेकर हर जगह ये रहता है। और कई चुनाव में हमने देखा, हमने 2019 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में देखा है, 2022 की विधानसभा में देखा है कि जहां जहां दलित बसपा से छूट रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा संदेश हो सकता है अर्जुन राम मेघवाल का नाम। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने बार बार ये डिस्कस किया कि राजस्थान की राजनीति में जातिगत जो पूरा समीकरण है उसमें अगर आप एक दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या बाकी जातियों का रिएक्शन नहीं होगा? क्या वो बीजेपी अफोर्ड करना चाहेगी 2024 के चुनाव में? तो ये बड़ी बातें हैं जिसको देखते हुए बीजेपी को ये सारा जो है फैसला करना होगा। ये सवाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? राजस्थान में क्या कोई खास बात की आशंका है? नहीं, हाँ सौरभ, राजस्थान में जैसे जाटों और राजपूतों इन दोनों का डोमिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह रहता है, और अपनी अपनी जाति को तो लेकर तो रहता ही है, साथ ही ये जो कास्ट स्वाभिमान जिसे कहते हैं वो बहुत एग्रेसिव रहता है। अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो यहाँ पर वो ज़्यादा होता है, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से सौरभ देखें तो वाकई ये बहुत शानदार हो जाएगा बीजेपी के लिहाज से अगर वो दलित मुख्यमंत्री देते हैं। और अर्जुन मेघवाल के बारे में हम लोग हमेशा से बात कर चुके हैं कि बाकी सारे पैमाने पे, सारे खांचे पे वो एकदम फिट बैठते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन ये मसला ज़रूर पार्टी को देखना होगा कि क्या, और पार्टी ने देखा होगा जब इस नाम पे विचार किया गया होगा कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इनको प्रोजेक्ट किया जाए और उसमें जाटों और राजपूतों में रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए। पार्टी वो रिस्क लेना शायद ना चाहे लोकसभा चुनाव से पहले। क्या ये कहना ठीक होगा कि इसी में ये एक विकल्प आता है जो हर राज्य में उप मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। मुझे लगता है जो जातीय संतुलन बिठाना है ये उप मुख्यमंत्री वाला जो है वो उसी वजह से है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई परंपरा भी ऐसी नहीं रही, लेकिन इसी वजह से उप मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में बनाए जाने की बात हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कहते हैं ना, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो कर नहीं पा रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी उसको करके दिखाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब जरा मध्य प्रदेश की ओर रुख करें तो शिवराज सिंह चौहान कल छिंदवाड़ा में गए हुए थे। अब वहाँ उन्होंने उससे पहले कहा कि मैं नहीं हूँ इस दौड़ में मुख्यमंत्री की। आज एक बार फिर उनसे बात हुई है हमारे सहयोगी की, अनुराग अमिताभ की। आज शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा ये देख लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते लोकसभा में, और प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ की 29 की 29 सीटें भाजपा को जिता के और उनके गले में 29 कमल की माला डालनी। लेकिन अभी चूंकि जश्न का माहौल है चारों तरफ इस प्रचंड जीत के बाद, और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, और आप अभी से 29 में जुट गए। एक काम पूरा हुआ, अब दूसरा लक्ष्य पूरा करना। इस बड़ी जीत के सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देते हैं? प्रधानमंत्री जी को बहुत शुक्रिया सर, हमसे धन्यवाद। बात कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
और यही सवाल उनसे भी पूछा गया दोबारा, कल भी ये बात हुई थी कि भाई आप अभी से जो है 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं, एक सीट की जो कसर रह गई थी पिछले चुनाव में, इस बार उसको भी पूरा कर देना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये उनका तरीका है बताने का कि देखिए मैं तो अभी से नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करने में जुटा हुआ हूँ। और कल तो उन्होंने एक सभा में ये भी कहा, एक बार शायद पहले भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को, भारत को ईश्वर की वरदान है, ईश्वर का अवतार है। कल उन्होंने ये कहा है। और सौरभ, खास तौर पे एक बार फिर से वो इन सारी चीज़ों को इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद जो कुछ उन्होंने किया उससे पार्टी ने जिस प्रकार से ख़राब रूप में लिया, और जब पार्टी की बात हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ प्रदेश इकाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय इकाई ने भी उसे बहुत ख़राब रूप में लिया। ये मैसेज स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान के पास भी पहुंचा और उसके बाद शायद एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह से बार बार वो एक योजना विशेष को लेकर अपना प्रोजेक्शन कर रहे थे उसे पार्टी ने ठीक तरीके से नहीं लिया। जबकि आज देखें तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी में पीएम मोदी ने बताया कि ये तो बीजेपी संगठन के जीते, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जीते। तो ऐसा नहीं है कि सामूहिकता की बात को नहीं कही जा रही है, लेकिन उसमें एक अलग लाइन लेकर चलना वो पार्टी को नागवार गुजरा। और शायद उस डैमेज कंट्रोल के चलते आप देख रहे हैं कि बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मंशा वैसी नहीं थी। नहीं, अच्छा, क्या ये कहना ठीक है कि तय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नाम तय है, मामला फंसा है तो राजस्थान की वजह से, इसलिए यहाँ की घोषणा भी नहीं हो पा रही? बिल्कुल सौरभ, उसमें कोशिश यही थी कि एक दो दिन के आगे पीछे ही सभी विधानमंडल दल की बैठक कर लिया जाए और शपथ ग्रहण समारोह भी वैसे ही किया जाए उसमें, क्योंकि थोड़ा एक टाइम भी था कि सैटरडे संडे पे आमतौर पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ा वक्त भी मिल गया। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कोई समस्या ही नहीं है। जो समस्या थी या है वो राजस्थान को लेकर। अभी आपने जिक्र किया, आज प्रधानमंत्री ने जो बात की अपने सांसदों से, और प्रधानमंत्री ने देखिए ये कहा, जब उनकी सारी पार्टी जप रही है मोदी की गारंटी का नारा, जब वहां पहुंचे तो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का स्वागत है, सब नारे लगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आप मोदी जी कहकर मुझे जनता से दूर मत कीजिए, मुझे मोदी ही रहने दीजिए, और ये जीत कार्यकर्ता की जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। तो जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि व्यक्ति पूजन में इस वक्त पार्टी चल रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मेरे आगे, अब जी मत लगाइए मेरे आगे। बिल्कुल सौरभ, उनका बकायदा ये कहना था कि इससे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो जा रहा हूं। जैसे ही आप जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसे जी नहीं बोलना है। और 2024 के नैरेटिव को भी देखिए, ये मसला सिर्फ इतना ही नहीं था, इससे आगे बढ़ के कि जैसे आप कहते हैं मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी इस रूप में इस चुनाव को लेके जाना है। जैसे फिर एक बार मोदी सरकार जिस तरह का नारा आया था ना सौरभ, उस रूप में आप देखेंगे कि 2024 तक हर तरफ से आपको यही सुनाई देगा, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। और बीजेपी ने 2024 के लिए अपने इस नारे का चयन कर लिया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समझाया कि अगर आपको बोलना है तो आपको ये बात कहनी है, उसमें जी लगा के तो आप कार्यकर्ताओं से या अपने लोग से हमें दूर कर देते हैं। पीएम मोदी की वैसे कार्यशैली भी है कि जैसे जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग मिलने जाते हैं सौरभ, उनमें से जैसे ही कोई उनका पाँव छूता है वो सीधे मना करते हैं और पीछे हट जाते हैं, और उन्हें एकदम ये पसंद नहीं कि आप जाके उनका पाँव छुएं। तो इस प्रकार के आदर और इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास करते नहीं। वो खुद भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं और उनके बीच में कोई दूरी ना रहे, और उसी के तहत आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उन्होंने ये मैसेज दिया।